सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद एकेआर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए भाई, अब जो है हमने क्या करना है भाई, अब हमको क्या करना है। अब हमारे जो एक लास्ट ही क्वेश्चन बचा था, बस मैंने आपको सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक के बारे में बता दिया था ना। तो सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक में भी वैल्यू का वो डिफरेंस क्यों होता है, वेव नंबर का डिफरेंस एनर्जी के कारण। एसिमेट्रिक में ज़्यादा एनर्जी लगती है ना, एसिमेट्रिक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी मतलब ये एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होती है जिस टाइम में बॉन्ड की, तो उस टाइम ज़्यादा एनर्जी लगती है, इसी कारण वहाँ पर वेव नंबर की वैल्यू भी ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, जो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर। ये मैंने आपको करवा दिया है, ये मैंने आपको पीछे लेक्चर में बताया भी था। ठीक है, ओके। तो अब जो है ना भाई, एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है इसमें, एक क्वेश्चन जो अमाइड का आ सकता है। आपको जो क्वेश्चन है वो अमाइड का। तो देखिए भाई, जो नीट सॉल्यूशन, प्योर अमाइड का सॉल्यूशन होगा ना, प्योर, वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होती है। प्योर अमाइड सॉल्यूशन में क्या होता है भाई, वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है भाई, जिसके कारण वैल्यू है ना जो, वो 3300 से 3500 के बीच आती है। ठीक है, और जहां पर हाइड्रोजन फाउंड नहीं होती, वहां पर जो वैल्यू है ना, वहां पर जो वैल्यू है वो कितनी आती है भाई, वो आती है 3500 सेंटीमीटर इनवर्स। वो करेक्ट 3500 तक आती है। बस यही लास्ट क्वेश्चन रह गया था, और कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा भाई। ये अमाइड नीट मतलब कि प्योर फॉर्म में अमाइड, और जो मतलब कि विदाउट प्योर फॉर्म हो जो उस अमाइड की। ठीक है, अब और कुछ भी नहीं रह गया भाई, बस यही चीज यहां पर रह गई थी ओनली। तो अब देखिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो बताते हैं आपको जल्दी से। आप अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो नोट कर लीजिए भाई। अब क्वेश्चन करवाते हैं, कुछ एक क्वेश्चन है, उसके बाद ये लास्ट ही लेक्चर होगा ये आईआर स्पेक्ट्रो के लिए। ये जो लेक्चर है वो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का लास्ट लेक्चर है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन लिख लीजिए भाई, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखिए। आपको क्वेश्चन बता देता हूं, चलिए आप क्वेश्चन लिख लीजिए। क्या है भाई क्वेश्चन, द कंपाउंड विच शो आईआर फ्रीक्वेंसी एट बोथ, दो फ्रीक्वेंसी है भाई, कौन कौन सी, 3300, कौन कौन सी है, 3314, और एक है 2126 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, हमारी दो फ्रीक्वेंसी है भाई, आईआर फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन में क्या है, दो फ्रीक्वेंसी दी हुई है, 3314 सेंटीमीटर इनवर्स एंड और कौन सी है भाई, 2126 सेंटीमीटर इनवर्स। ये हमारे पास क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दी हुई दो, और हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। क्या क्या ऑप्शन है भाई, ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन है CH3, CH2, CH2SH। ठीक है, 4 है ये, CH2 ये 4। ठीक है, उसके बाद जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन दिया हुआ है भाई CH3, CH2 4, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, जो ऑप्शन सी है उसमें क्या दिया हुआ हमें, उसमें दिया हुआ भाई CH3, CH2 का 4, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये ऑप्शन सी है। उसके बाद जो ऑप्शन डी है भाई वो क्या है, CH3, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH2 ट्वाइस CH3। ठीक है, ये क्वेश्चन है भाई हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब हमको ये बताना है कि जो ऊपर दो फ्रीक्वेंसी दी हुई है ना यार की, ये किसकी है, ये इनमें से किसकी है भाई फ्रीक्वेंसी, ये चीज बतानी है। तो भाई आपको बता भी है, मैंने आपको बताया भी हुआ है, मैंने आपको ये चीज बताई भी हुई है भाई। जो हमारे CH ट्रिपल बॉन्ड SPCH होते हैं ना ये वाले, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी चली जाती है भाई, 3100 से 3300 सेंटीमीटर इनवर्स तक, 3100 से 3300 तक। लेकिन कुछ ग्रुप लगने के कारण ये जो R ग्रुप है, मतलब कि इस टाइप से हो गई, इस टाइप से कुछ ग्रुप लगने के कारण ये भाई फ्रीक्वेंसी जो है ये थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, 10 हो जाएगी, 20 मतलब 14 सेंटीमीटर इनवर्स दी हुई ना, तो जा सकती है। तो आपको ये तो पता ही है, ये तो आपको भी पता है, जो भाई ये 3314 तक जो आ रही है ना सेंटीमीटर, 3314 सेंटीमीटर इनवर्स, भाई ये वैल्यू जो किसकी हो सकती है, C ट्रिपल बॉन्ड H की हो सकती है। बट अब कोई बच्चा ये भी सोचेगा कि जैसे कि मेरी OH की फ्रीक्वेंसी कितनी आती है भाई, OH की फ्रीक्वेंसी मेरी कितनी आती है भाई, वो आती है 3300 से 3600 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में। तो भाई कोई ये भी सोचेगा कि भाई ये SH की हो सकती है 3310,
जो 33 से 14 सेंटीमीटर इनवर्स है, क्योंकि थोड़ा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना एस, तो ये उसकी हो सकती है। लेकिन मुझे इनमें से कोई भी एक चॉइस करना है, तो भाई ये तो मान लीजिए आपने इसकी मान ली एसएच की, मान ली, फिर 2126 जो सेंटीमीटर इनवर्स है वो तो यहीं पे या वो तो यहां पर कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि यहां पे सभी के सभी कार्बन पता है क्या है, सभी के सभी कार्बन यहां पर सी सिंगल बॉन्ड सी है और क्या है, सी एच है। सी एच की फ्रीक्वेंसी भी आपको पता है कितनी आती है, 2872 से 2962 तक आती है। और कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की कितनी आती है, उसकी तो आती ही नहीं, उसकी तो हमने देखी ही नहीं, उसकी तो नॉइस, जो नॉइस आते हैं ना उसमें मिक्सअप हो जाती है, जिसके कारण उसकी वैल्यू हम देखते नहीं, ठीक है। लेकिन अब ऊपर वाले की हम देखें तो यहां पर कितने क्या क्या है, एक सी एच और एक सी कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन और एक एस एच। अगर हम देखें यहां पर तो एस एच की तो आ सकती है भाई, एस एच की आ सकती है ये, लेकिन अब जो 2126 सेंटीमीटर इनवर्स है वो किसकी है भाई। तो मैंने आपको एक चीज बताई हुई है कि जो हमारी एसपीसीएच, जो हमारा एसपीसीएच होती है उसकी फ्रीक्वेंसी वैल्यू होती है भाई 3100 से 3300 सेंटीमीटर इनवर्स, ये तो आप सभी को पता होगा, पता है ना। और जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की फ्रीक्वेंसी वो कितनी होती है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है भाई हमारी कितनी, 2100 से 2260 सेंटीमीटर इनवर्स। इसमें वो भी आ जाता है साइनाइड, ठीक है, जो नाइट्राइल ग्रुप होता है ना, नाइट्राइल साइनाइड ग्रुप, सॉरी साइनाइड, वो उसकी भी फ्रीक्वेंसी आती है ट्रिपल बॉन्ड की, ठीक है। 2100 से 2260 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में आती है वैल्यू। तो 2126 वाली किसकी हो सकती है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की। और जो 3314 सेंटीमीटर इनवर्स है वो एसपीसीएच की हो सकती है। तो देख लीजिए कहां पर है, एसपीसीएच है, ट्रिपल बॉन्ड है। एक तो ऑप्शन ये हो गया भाई, ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं होगा, बिल्कुल पता है हमें। इनमें देखिए अब क्या ये है, यहां पर भाई एक है, यहां पर कौन सी, यहां पर भी 2100 से 2260 वाली ओनली, 2100 से 2260 मिल रही है यहां पर ओनली, ठीक है। और यहां पर देखिए यहां पर भी भाई 2100 से 2260 के बीच में मिल रही है, मतलब कि दोनों पिक नहीं मिल रही तीनों में, इसमें भी तीनों में। अगर हम ये चाहें कि दोनों पिक मिल जाए तो नहीं मिल रही, ना इसमें मिल रही, ना इसमें, ना इसमें, सभी में भाई इसमें सिंगल मिल रही है 3314 वाली, इन दोनों में 2100 से 2160 वाली मिल रही है। दोनों पिक एक ही कंपाउंड में किसमें है, इसमें है भाई, ये देखिए सी ट्रिपल बॉन्ड सी और ये एसपीसीएच, ठीक है, दोनों मिल गई। तो भाई ऑप्शन जो है वो ये है, ऑप्शन जो करेक्ट है वो ये ऑप्शन है, ठीक है। तो लीजिए ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको वो फ्रीक्वेंसी है जो इसीलिए लिखवाई है, क्योंकि उससे बहुत क्वेश्चन सोल्व आउट हो जाएंगे हमारे। देखना आप, मैं आपको बहुत क्वेश्चन सोल्व आउट कराऊंगा उनसे, अभी आपके देखते जाओ क्वेश्चन कितने सोल्व आउट होंगे, कम से कम 5-10 क्वेश्चन तो होंगे भाई इस अभी सीरीज में, 5-10 क्वेश्चन तो होंगे। अब देखिएगा क्या है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्बोनाइल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। हमें भाई करेक्ट ऑर्डर लगाना है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्बोनाइल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्बोनाइल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। correct order of carbonyl stretching frequency of the following compounds, तो हमें करेक्ट ऑर्डर लगाना है। वही वो ऑप्शन कौन कौन से है भाई, ऑप्शन ए जो है ना, मतलब कि इन ये कंपाउंड है हमारे पास, इनमें हमें करेक्ट ऑर्डर लगाना है कार्बोनाइल स्ट्रेचिंग का, ठीक है। ये है भाई मेरे पास एसिड क्लोराइड, और सेकंड क्या है भाई, सेकंड है मेरे पास एस्टर, सेकंड है मेरे पास एसाइक्लिक एस्टर है एक, ठीक है। बना लो मेरे साथ साथ, सभी बना लीजिए, सभी मेरे साथ साथ बना लीजिए, ठीक है। और फोर्थ क्या भाई, फोर्थ आप ये नोट डाउन कर लीजिए जल्दी, फोर्थ है भाई ये एल्डिहाइड, सॉरी एल्डिहाइड। अब आपको यहाँ पे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर लगाना है। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे भाई, ए बी सी डी, और उनमें स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर होंगे, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के उनमें ऑर्डर होंगे, लेकिन आप यहाँ पे खुद बता दीजिए मेरे को क्या ऑर्डर होगा। मैंने आपको सब कुछ तो बता रखा भाई, लीजिए मैं वो भी लिख देता हूँ, ऑर्डर भी लिख देता हूँ कि कौन सा करेक्ट है, आप ये बता देना।
ठीक है, कौन सा ऑर्डर करेक्ट है आप ये बता देना सिर्फ। लीजिए मैंने ऑर्डर भी लिख दिए भाई, ये लीजिए ऑर्डर भी लिख दिए। ठीक है भाई, सी जो ऑप्शन है वो लीजिए, मैंने आपको ऑप्शन भी बता दिया भाई, ये ऑप्शन है, इसमें करेक्ट क्या होगा। अब ये करेक्ट आप ऑप्शन देख के थोड़ा पता लग पाएगा। इनमें से देखिए आपको रूल पता होना चाहिए। मैंने भाई एसिड क्लोराइड की कितनी लिखवाई थी आपको, एसिड क्लोराइड की वैल्यू, एसिड क्लोराइड की जो मेरी वैल्यू थी ना वो थी भाई 1810 से 1800, एसिड क्लोराइड की वैल्यू थी भाई कितनी, 1810 से 1850 सेंटीमीटर इनवर्स, इसके बीच में आएगी, ये बताया था। 1810 से 1850 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में आएगी। तो सबसे ज्यादा तो आपको इसकी ही दिख रही होगी, किसकी, इसकी। लेकिन यहाँ पर कंजुगेशन है इसीलिए ये वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी भी, कितनी होगी, ज्यादा ज्यादा ये 1790 से भैया वैल्यू 1820 तक चली जाएगी। फिर भी देख लो कंजुगेशन तो सभी में है भाई, इतनी रहेगी वैल्यू इसकी इतनी ही रहेगी, ज्यादा नहीं। मतलब 1790 से 1720, लेकिन ये 1790 तक आती भी नहीं है, 1800 तक ही रहती है वैल्यू। ये वैल्यू 1800 तक ही रहती है, 1800 तक मैक्सिमम, पीछे मतलब कि ये 1800 तक ही रहेगी, 1800 नहीं तो भाई 1795। लेकिन आप 1790 लिखिए, 1790 तक लिख लीजिए। ठीक है, क्यों आई है ये, कंजुगेशन के कारण भाई, क्योंकि यहाँ पर कंजुगेशन है, ये कंजुगेशन है, इसके कारण ये वैल्यू कम हुई है। लेकिन एसिड क्लोराइड की वैल्यू आप सभी को पता है सबसे ज्यादा होती है। एसिड क्लोराइड में जो कार्बोनाइल है ना, उस कार्बोनाइल की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, एसाइक्लिक एस्टर, जो एसाइक्लिक एस्टर है उसमें सबसे ज्यादा वैल्यू एसिड क्लोराइड वाले की होती है, 1810 तक, 1810 से 1850 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में आती है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता ही लग गया भाई, सबसे ज्यादा वैल्यू तो एसिड क्लोराइड देगा। अब देखिए, अब है यहाँ पर एस्टर, तो यहाँ पर कितनी आ सकती है बी वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू आ सकती है 1800 से, जो फर्स्ट वाला है वो देगा भाई वैल्यू में 1800 से, लिख लीजिए आप, कम से कम लगभग 1795 लिखिए, 1795 से 1820 सेंटीमीटर इनवर्स तक, इसके बीच में वैल्यू आएगी, याद रखना। ठीक है, और जो हमारा एस्टर है ना, एस्टर, अब एस्टर देखिए मैंने आपको ये बताया हो भाई, अब एस्टर है ना, कार्बोनाइल के साथ कंजुगेशन में नहीं है, वो इस बॉन्ड के साथ है, तो वैल्यू इंक्रीज होगी। नॉर्मल जो एसाइक्लिक एस्टर होता है, जहां पर नॉर्मल एस्टर होता है, उसकी आती है 1735 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स, याद है ना आपको। और जब डबल कंजुगेशन हो जाता है एसाइक्लिक एस्टर में तो 1715 से 1740। लेकिन जब कंजुगेशन इस अल्कीन में हो रहा हो, कंजुगेशन जब यहाँ पर हो रहा हो, ऑक्सीजन का जब कंजुगेशन है कार्बोनाइल के साथ नहीं होके अल्कीन के साथ हो रहा हो, तो वैल्यू 1765 से 1770 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में आती है। याद है ना आपको ये चीज तो आपको याद ही होगी भाई। तो सेकंड वाले की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, सेकंड वाला है जो वो वैल्यू देगा भी हमें 1765 से 1770 सेंटीमीटर इनवर्स, याद रखिएगा इस चीज को, 1765 से 1770 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में वैल्यू आएगी। उसके बाद उसके बाद क्या है, उसके बाद जो मेरा ऑप्शन है वो क्या है भाई, देखिएगा ध्यान से, जो है ना मेरा, जो मैं आपको बता रहा हूं वो देख लीजिए। थर्ड नंबर पे, अब थर्ड नंबर पे आप देखिए भाई, थर्ड नंबर पे अमाइड है, और आप सभी को पता है अमाइड जो क्या होता है भाई, अमाइड की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आती है, अमाइड भाई इसकी फ्रीक्वेंसी तो बहुत कम जाएगी भाई, इसकी फ्रीक्वेंसी तो सबसे कम इसकी ही जाएगी। क्यों, क्योंकि अमाइड जो हाईली डोनर एटम होता है, और वो क्या करेगा भाई, वो तो अच्छे से डोनेट करेगा। तो इसकी जो अमाइड की फ्रीक्वेंसी आपको भी पता है, वो फ्रीक्वेंसी जाती है भाई 1610 से 1690 सेंटीमीटर इनवर्स जाती है। ठीक है, ये पता है ना आपको। लेकिन यहां पर तो वैल्यू कितनी जाएगी भाई, यहां पर इस साइड से भी कंजुगेशन है, इस साइड से भी, तो इसकी जो वैल्यू वो 1600 मान के चलिए आप आराम से, 1630 से भाई, 1630 से 1680 तक जाती है। ठीक है, लेकिन कंजुगेशन, डबल कंजुगेशन होने के कारण 1630 से वैल्यू जो कितनी रहेगी भाई, 1650 तक, 1650 सेंटीमीटर इनवर्स तक। और यहां पर जो वैल्यू वो कितनी होगी एल्डिहाइड की। अब एल्डिहाइड की वैल्यू तो आपको पता है कितनी रहती है भाई, 1680 से 1700 सेंटीमीटर इनवर्स, 1700 सेंटीमीटर इनवर्स। किसकी है ये भाई, अगर कंजुगेशन में एल्डिहाइड, नॉर्मल एल्डिहाइड तो कितनी देता है वैल्यू, 1725 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स, याद है ना आपको। और जो कीटोन है वो 1715 से
1720 मतलब 1710 से 1720 सेंटीमीटर इनवर्स जो नॉर्मल कीटोन होता है, 1710 से 1720 सेंटीमीटर इनवर्स। और जो वो होता है जो हमारा डबल कंजुगेशन वाला जो वो होता है, कंजुगेशन हो जाता है कीटोन में, कार्बोनाइल में, तो वो कितना होता है, उस कीटोन की वैल्यू होती है 1675 से 1700 सेंटीमीटर इनवर्स। लेकिन एल्डिहाइड जो कंजुगेशन के बाद कितना देता है वैल्यू, 1680 से 1700 सेंटीमीटर इनवर्स तक वैल्यू देता है, 1680 से 1700 सेंटीमीटर इनवर्स, याद रखिएगा 1680 से 1700 सेंटीमीटर इनवर्स तक वैल्यू देता है। ठीक है, याद है आपको। अब देखिए, अब मैं क्या बोलने जा रहा हूं, ये देख लीजिए भाई, अब मैच कर लीजिए किसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, सबसे फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, तो ऑर्डर क्या होगा भाई, फर्स्ट है, फिर उसके बाद सेकंड की सबसे ज्यादा है, सेकंड लिखिए, उसके बाद भाई, उसके बाद फोर्थ की सबसे ज्यादा है, उसके बाद भाई थर्ड की सबसे ज्यादा है। तो इसमें मैच कीजिए भाई, इसमें मैच कीजिए, कोई है ये ऑर्डर, ऐसा कोई ऑर्डर है क्या, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, ये रहा डी है भाई, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो आपने हो गया सोल्व आउट, ऑप्शन नंबर डी है भाई। देख लीजिए, फर्स्ट की सबसे ज्यादा, फिर सेकंड की, फिर फोर्थ की, फिर थर्ड की, और हमारा भी यही ऑप्शन बना है। यही है क्या, यही है क्या, हाँ यही ऑप्शन है। ठीक है, ओके करेक्ट। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन को कीजिए। आ जाइए, लीजिए एक और क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए भाई, इस क्वेश्चन को लिखिएगा आप। इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें हमें वही वैल्यू बतानी है। हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये यहाँ पर NO2 ग्रुप लगा हुआ है, NO2, और यहाँ पर भाई हमारे पास लगा हुआ है एस्टर ग्रुप। ठीक है, और इसमें हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए भाई क्या है, 1670 सेंटीमीटर इनवर्स। ऑप्शन बी क्या है, 1700 सेंटीमीटर इनवर्स। आप ही बता दीजिए, जल्दी बता दीजिएगा आप, 1730 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, डी, ऑप्शन नंबर डी क्या है, 1760 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ओके, ये है भाई हमारे पास ऑप्शन है ये। अब आप एक चीज बताइए मेरे को, इसको देख के, कि इसमें से ये जो ऊपर वाला मेरा कंपाउंड है, ये इसकी करेक्ट वैल्यू क्या होगी भाई, जल्दी बता दीजिए मेरे को। आप मेरे को जल्दी बता दीजिए, ऊपर वाला जो मेरा कंपाउंड है, उसके लिए इनमें से कौन सी वैल्यू प्रेफरेबल होगी, कौन सी प्रेफर करेगी। तो देखिए भाई, ये क्या है, ये है एस्टर, ये है एस्टर भाई। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, ये वैल्यू किस साइड जा रहा है भाई, ये ऑक्सीजन जो है इसकी कंजुगेशन में, मतलब कि इसकी वैल्यू भाई कहां से कहां तक आएगी, 1765 से 1770 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में आएगी। ये तो आपको पता लग गया। अब ये जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप और भी इफेक्ट लगा रहा है, और भी ज्यादा इफेक्ट, तो इसकी अगर थोड़ी सी इससे ज्यादा आ जाए ना, तो आप हैरानी मत मानना। अगर इसकी वैल्यू 1775 1780 तक आ जाए तो आप हैरानी मत मानना, इतनी भी आ सकती है इसकी वैल्यू। तो आप ये देखिए, 1765 से 1780 के बीच में कोई वैल्यू है क्या, 1765 से 1780 के बीच में कोई वैल्यू है, देखिए भाई 1670, 1700, 1730, 1760 भाई है, सबसे ज्यादा वैल्यू तो यही है। तो आप लिख सकते हो भाई 1760 भी लिख सकते हो। वैसे वैल्यू कितनी होती है भाई, 1765 लिखी है ना मैंने, तो आप 1760 से 1770 सेंटीमीटर इनवर्स भी लिख सकते हो। वैसे हमने 1765 लिखा, 1760 भी लिख सकते हो, 1760 भी आ सकती है, इसके बीच में रहेगी। याद रखना 1750 से अबव ही रहेगी वैल्यू जो है साइक्लिक कीटोन की जैसे रहते हैं ना 1750 से। तो यहां पर भी जब ये ऑक्सीजन है, इसका जब कंजुगेशन होना स्टार्ट हो जाता है इसके साथ, मतलब इसके साथ अल्कीन के साथ, कार्बोनाइल के साथ ना होके अल्कीन के साथ कंजुगेशन होना स्टार्ट हो जाए, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और ये जो है ना, ये कार्बोनाइल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो वो 1760 से 1770 के बीच में भी हो जाएगी भाई, कोई इससे बड़ी बात नहीं है। तो लेकिन होगी 1750 से अबव, 1750 से ज्यादा ही होगी, याद रखना। तो 1750 से ज्यादा इस यहाँ पर एक ही है, ये 1760 सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसका आंसर यही होगा भाई, 1760 फिक्स है, 1760 ही होगा इसका, क्योंकि 1750 से तो ज्यादा होनी है। 1765 से 1770 बता रहा था ना, उसके करीब कौन सी है, उसके करीब तो ओनली 1760 ही है, और तो कोई सी नहीं है। ठीक है, ओके। तो आपको ये आइडिया लगाना पड़ेगा भाई, आप मतलब ये मत हो जाना कि भाई मैंने तो वो वैल्यू पढ़ी थी और वो वैल्यू होनी चाहिए, ना, ऐसा नहीं होता। आपको ये आइडियाज लगाने पड़ते हैं भाई। 5-10 मतलब याद रखना, 5-10 जो वैल्यू है ना फ्रीक्वेंसी की, 5 to 10
जो 5 to 10 इंक्रीज भी हो सकती है वेव नंबर की वैल्यू और डिक्रीज भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा कि भाई ये कितनी वैल्यू इसकी हो सकती है। लेकिन एक चीज में, कार्बोनाइल की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी मैंने जो अमाइड के लिए करवाई 1630 से 1680, ठीक है, ये आइडिया लगाना पड़ेगा आपको, सभी इन सभी चीजों के आइडिया लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो याद रखना इस चीज को। उसके बाद क्या भाई क्वेश्चन, उसके बाद एक और क्वेश्चन है, कर लीजिए ये क्वेश्चन भी। उसके बाद क्या क्वेश्चन है भाई, उसके बाद जो क्वेश्चन ये करवाने वाला हूं ना मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी करिएगा भाई। टाइम कितना हो गया भाई, ये टाइम है हमारे पास, जल्दी कर लीजिए, टाइम है, ठीक है। ये क्वेश्चन कीजिएगा, जो क्वेश्चन करवा रहा हूं लिखिए भाई। हमारे पास डाटा दिया हुआ है, IR का डाटा दिया हुआ है कितना, 2210 से 1724 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। और डाटा दिया हुआ भाई हमें H1NMR का डाटा दिया हुआ है हमें कितना, डेल्टा मतलब कि जो ppm की वैल्यू है वो है भाई कितनी 1.4, ट्रिपलेट दे रहा है, ठीक है, जिसमें J की वैल्यू कितनी है 7.1 हर्ट्ज है, ठीक है। कितने हाइड्रोजन की, 3H की दे रहा है, ठीक है। और उसके बाद C13NMR जो आया वो क्या है भाई, C13NMR क्या है, डेल्टा दे रहा है भाई कितना 16, वैल्यू है 62, 62 मतलब, ठीक है, 118, 119, 125, 127, 168 ये वैल्यू दे रहा है, ठीक है, ये वैल्यू है, ओके। उसके बाद हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें डाटा को मैच करके एक करेक्ट कंपाउंड बताना है, इसमें जो करेक्ट होगा ना वो चीज बतानी है हमको इसमें, ठीक है भाई। ये है भाई हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें आपका डाटा स्टडी कर लीजिए, ठीक है। डाटा स्टडी करके ये बताना कि इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा ऊपर वाले डाटा के हिसाब से, ठीक है। ये एक प्रकार से आप प्रोटॉन एनएमआर का भी बता सकते हो, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से C13 मास स्पेक्ट्रो तो दिया ही नहीं हुआ, ठीक है। C13 एनएमआर पता होना चाहिए, H1NMR और IR। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, जो सोल्व आउट होगा ना वो ओनली IR से ही होगा, ये तो आप देख के बस आइडिया लगा सकते हो। तो H1NMR देखिए भाई, H1NMR में क्या क्या वैल्यू है हमारे पास भाई वैल्यू है 3H, एक दिया हुआ है, एक मिनट रुकिएगा, हमें एक और आएगी वैल्यू, एक और आएगी, ये देखिए, लिखिए भाई 1H, एक और आएगी भाई। H1NMR के लिए एक और डाटा लिखिए, वो डाटा क्या है, वो डाटा भाई 4.42 के लिए क्वाड्रेट आ रहा है, ठीक है। J की वैल्यू जहां पर कितनी है 7.1 हर्ट्ज है, और कितने भाई 2H के लिए है, 2 हाइड्रोजन के लिए है ये वैल्यू। तो आप एक चीज बताइए यहां पर कौन सा डाटा करेक्ट हो सकता है। सबसे पहले आप पता है क्या, आप H1NMR आपको पढ़ना आता है, स्टडी करना आता है, वो कर लीजिए। यहां पर भाई हाइड्रोजन प्रोटॉन के लिए जो दे रहा है ना, ट्रिपलेट दे रहा है, और 3H के लिए दे रहा है, ट्रिपलेट 3H के लिए। और जो हमारी क्या भाई, जो J कपलिंग वैल्यू है ना, वो कितनी है, कपलिंग वैल्यू कितनी है भाई, कपलिंग वैल्यू है हमारी 7.1 हर्ट्ज, कितनी भाई 7.1 हर्ट्ज है, ठीक है, ओके। उसके बाद जो दे रहा है भाई 2H के लिए हमें क्या दे रहा है, क्वाड्रेट दे रहा है, 2H के लिए क्वाड्रेट दे रहा है, और जो वैल्यू है ppm की वो है 4.42। तो आप सभी को एक चीज पता है ना, CH2O ये कितनी देता है अभी वैल्यू, ये देता है वैल्यू 4 से 4.5 ppm,
इसकी जो वैल्यू है CH2O की, CH3O की जैसे कि 3.6 से 4 तक आती है, उसी प्रकार इसकी 4 से 4.5 तक आती है इस वाली मोइटी की। ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू आ रही है 1.4 तक। तो 1.4 तक कौन देता है भाई? sp3H का आता है। sp3 जो sp3 हमारे जो CH होता है ना, sp3CH, जैसे कि CH3 ग्रुप है ये, विदाउट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उसके साथ ना अटैच हो, तो उसकी जो वैल्यू है वो कितनी आती है भाई? 0.5 से 2 ppm के बीच में आती है। याद है ना आपको ये चीज? 0.5 से 2 ppm के बीच में आती है। ओके, तो भाई ये दोनों तो डाटा मैच हो गए, मतलब कि हमारी ये जो वैल्यू आ रही है ना, एक तो मोइटी हमारी CH3 और एक मोइटी हमारी CH2O। तो देखिए यहां पर CH3 और CH2O मोइटी कहां पर है? देखिए भाई, एक तो ये रही और एक ये रही। देखिए ये हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन। ठीक है, याद रखना इस चीज को। ओके, आप याद रखना इस चीज को, याद रखना। तो ये क्या है भाई? ये मोइटी हमको मिल गई, दोनों एग्जांपल में है। ये जो नीचे वाले 2 एग्जांपल है ना, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, जो ऑप्शन सी और जो ऑप्शन डी है उसके अंदर हमें एक चीज तो मिल गया भाई, फाइनल है। क्या मिला भाई हमको फाइनली उसमें क्या मिल चुका है? उसमें हमको मिल गया भाई CH2 और CH3। ये वाली मोइटी मिल गई, ये रही एक मोइटी, और एक CH3 वाली ये रही, और ये CH3 वाली ये रही भाई, मोइटी मिल गई। मतलब इन दोनों में से एक ही ऑप्शन होगा, क्योंकि इसके लिए क्या आ रहा है? इसके लिए आ रहा है क्या? ट्रिपलेट, इसके लिए आ रहा है क्वाड्रेट, इसके लिए ट्रिपलेट, इसके लिए क्वाड्रेट, दोनों में आ रहा है। अब आप ये देखिए 7.1 हर्ट्ज इनके लिए आएगी क्या वैल्यू? 7.1 हर्ट्ज। क्या इन हाइड्रोजन की 7.1 हर्ट्ज जे कपलिंग वैल्यू हो सकती है? J3। तो देखिए ये भाई यहां पर कौन सी वैल्यू दे रहे हैं? J3। अब आपको मैंने एक चीज बताई थी, अगर फ्रीली रोटेशन J3 कपलिंग हो ना, फ्रीली रोटेशन J3 कपलिंग हो, तो वो कितनी होती है? 7 से 8 हर्ट्ज। और जो रिज्ड वाली हो J3 कपलिंग, जहां पर रिज्ड रहता है, रिजिड पता होगा जो आपको, रिजिड J3 कपलिंग, वहां पर मैंने आपको बताया था कार्पलेस इक्वेशन से। वहां पर जैसे कि 0 से 2, 8 से 11 और 9 to 12 हर्ट्ज मैंने बताया हुआ आपको NMR वाली में। ठीक है, तो वहां पर वो थी, लेकिन जहां पर फ्री रोटेशन J3 कपलिंग हो रही हो वो 7 से 8 हर्ट्ज होती है। मतलब कि भाई ये जो दोनों में ही फ्री रोटेशन J कपलिंग हो रही है, देखिए जो हमारा CH3 है, ये CH3, ये वाला ग्रुप, जो हमारा ये CH2 है, ठीक है, ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, ये भी फ्रीली रोटेशन कर रहा है, ये वाला ग्रुप फ्रीली रोटेशन कर रहा है, तो इसकी कौन सी कपलिंग है? J3 कपलिंग है। और J3 कपलिंग कौन सी? फ्री रोटेशन। मतलब कि दोनों में ही है, दोनों में ही कौन सी कपलिंग हो रही है? दोनों में ही J3 कपलिंग हो रही है और फ्रीली रोटेशन वाली। मतलब दोनों की वैल्यू क्या आएगी? दोनों की वैल्यू भाई 7 से 8 हर्ट्ज के बीच में आएगी, इसकी भी और इनकी भी, क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन भी तो फ्री रोटेशन कर सकते हैं, ये दोनों हाइड्रोजन भी ऐसे फ्रीली, ये ग्रुप भी तो फ्रीली रोटेशन कर सकता है ऐसे। मान लीजिए ये पूरा ग्रुप है मेरा, ये वाला पूरा ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप भी तो इस प्रकार फ्री रोटेट कर सकता है, तो भाई ये भी फ्रीली रोटेट से देंगे और ये भी फ्रीली रोटेशन से देंगे। ठीक है, दोनों की ही जो वैल्यू आएगी वो फ्री रोटेशन की आएगी, फ्री रोटेशन की J कपलिंग वैल्यू। तो फ्री रोटेशन की J कपलिंग वैल्यू 7 से 8 हर्ट्ज तक ही आती है। तो भाई देख लीजिए आ गई 7.1 हर्ट्ज, 7.1 हर्ट्ज, दोनों की वैल्यू, मतलब दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं। ये भी वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन भी हो सकता है, ये वाला ऑप्शन भी हो सकता है। ये फाइनल है बात। ठीक है, ये भी हो सकता है ऑप्शन नंबर, ये भी हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन दोनों में से ही एक ऑप्शन हमारा हो सकता है। तो अब हमको क्या देखना है? अब हम किस प्रकार देख पाएंगे? अब हम आते हैं IR स्पेक्ट्रा पे, क्योंकि C13 तो हमने मान लीजिए H1 पढ़ लिया ना, तो C13 भी हो गया, लेकिन C13 भी आपको स्टडी करना आना चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, ओके, लेकिन हम IR को ही देख लेते हैं डायरेक्ट। IR में वैल्यू कितनी है? 2210 और 1724 सेंटीमीटर इनवर्स। तो आप आइडिया लगाइए। मैंने आपको बताया था कि जो 1715 से 1740 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में ना एस्टर की वैल्यू आती है। 1715 से 1740 सेंटीमीटर की इनवर्स में किसकी आती है? एस्टर की आती है। और यहां पर देखिए दोनों ही ग्रुप में एस्टर प्रेजेंट है, इसमें भी ये भी एस्टर है, ये भी एस्टर है, दोनों ही ग्रुप में। देखिएगा यहां पर नो सॉरी, यहां पर एस्टर नहीं, एक ही ग्रुप एस्टर ये वाला, यहां पर एस्टर नहीं। यहां पर कौन सा ग्रुप है भैया? ये मिथोक्सी है, मिथोक्सी मतलब इथोक्सी, एक प्रकार से इथोक्सी बोल सकते हो आप। ईथर ग्रुप है, यहां पर तो ईथर ग्रुप है, और यहां पर कौन सा है भाई? एस्टर ग्रुप। तो आपने खुद ने भी देखा है जब एस्टर ग्रुप होता है ना, एस्टर ग्रुप की मैंने एक फ्रीक्वेंसी देखी है। अगर एस्टर ग्रुप में क्या हो रहा हो? कंजुगेशन हो रहा हो, यहां से तो दोनों ही साइड से कंजुगेशन हो रहा है भाई,
यहाँ पर तो देखिए ये भी कंजुगेशन, ये इस टाइप से, मतलब इस साइड से भी इस साइड से भी, दोनों साइड से कंजुगेशन हो रहा है एस्टर वाली में। जब एस्टर वाली में कंजुगेशन हो रहा हो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ तो उसकी वैल्यू 1715 से 1740 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में आती है, आपको मैंने बताया हुआ है 1715 से 1740 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में। मतलब कि जो 1724 सेंटीमीटर इनवर्स है ना, वो इस कार्बोनाइल की हो सकती है, इस कार्बोनाइल की 1700 कितनी हो सकती है वैल्यू। लीजिए मैं इसको दोबारा बना देता हूं, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इन स्ट्रक्चर को मैं दोबारा बना देता हूं। लीजिए स्ट्रक्चर को मैं दोबारा बना दे रहा हूं, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर भी लीजिए दोबारा बना देते हैं। देखिए अब मैंने क्या बताया कि जब कार्बोनाइल के साथ दोनों ही जगह से कंजुगेशन हो रहा है, ये देखिए कंजुगेशन, और मैंने आपको बताया हुआ है कि जब कंजुगेशन हो रहा हो ना तो 1715 से वैल्यू 1740 के बीच में आती है, 1740 सेंटीमीटर इनवर्स के आती है ना। लेकिन यहाँ पर जो कार्बोनाइल की वैल्यू है भाई, यहाँ पर अब कार्बोनाइल की वैल्यू इतनी नहीं आएगी। ये देखिए ये एक प्रकार से डोनेट तो कर रहा है, लेकिन यहां पर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। स्ट्रॉन्ग सीएन किसका वर्क करता है भाई, सीएन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग का वर्क करता है, सीएन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग का। तो यहां पर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, जिसके कारण वैल्यू और ये जो पॉजिटिव आ रहे हैं ना, ये भी भाई दूर है, ये भी इतना पास नहीं है ना, ये भी दूर है इससे, ये भी इतना पास नजदीक नहीं है, ठीक है। जिसके कारण ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का वर्क कर रहा है यहाँ पर। किस चीज का भाई, इस चीज का, किस चीज का, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग का, ये वाला ग्रुप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग का ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग का वर्क कर रहा है कौन, साइनाइड कर रहा है। जिसके कारण यहां पर जो वैल्यू वो कितनी आएगी भाई, यहां पर नहीं आएगी 1724 सेंटीमीटर इनवर्स, यहां पर नहीं आ सकती। यहां पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1725 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स, 1750 सेंटीमीटर इनवर्स, उससे भी ज्यादा, इससे थोड़ी सी ज्यादा ही वैल्यू आएगी, ठीक है। 1750, ठीक, इससे थोड़ी ज्यादा, ये 1735 से 1750 बोल सकते हो आप बल्कि इसको बोल सकते हो 1735 से 1750 के बीच में इसकी वैल्यू जा सकती है। एक मिनट रुकिए, कौन सा है भाई, ये साइनाइड है ना, साइनाइड है भाई, एक प्रकार से क्लोरीन की जगह है, ये क्लोरीन की तरह है, तो इसकी वैल्यू तो भी और भी ज्यादा जा सकती है, 1770 सेंटीमीटर इनवर्स से भी आगे। एक प्रकार से क्लोरीन की तरह वर्क कर रहा है, एसिड क्लोराइड की तरह। साइनाइड इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है तो एसिड क्लोराइड की तरह वर्क करेगा, तो इसकी वैल्यू तो और भी ऊपर जाएगी, 1790 1770 इनके करीब जाएगी इसकी वैल्यू तो, क्योंकि ये साइनाइड जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का वर्क कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का वर्क कर रहा है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर भाई करेक्ट ऑप्शन आपको कौन सा दिख रहा है कि 1724 सेंटीमीटर इनवर्स तो भाई एस्टर की हो सकती है, 1724 सेंटीमीटर इनवर्स तो एस्टर वाले ग्रुप की हो सकती है। दूसरी क्या है, 2210, तो 2210 किसकी होगी भाई, यहाँ पर 2210 किसकी हो सकती है, ये देखिए साइनाइड, ये साइनाइड देखिए, C ट्रिपल बॉन्ड N